इसकी मेंबरशिप क्यों नहीं खत्म कर देती। मैंने चाहा था कि ऐसा करूं, लेकिन उस पुलिस ऑफिसर ने मालूम नहीं क्यों मुझे से बाज रखा। तो वो बराबर आ रहा है, हर शाम पाबंदी से कई घंटे यहाँ गुजारता है। रूपी मिल इन सातों की मेंबरशिप खत्म हो जाने के बाद यहाँ आया था या नहीं। मेरा ख्याल है कि उस वाकये के बाद से अभी तक नहीं आया। खत्म करो इन बातों को, मैं तंग आ गई हूँ। बेजारी इस कदर बढ़ गई है कि कुछ दिनों के लिए शहर ही से बाहर चली जाना चाहती हूँ। ख्याल अच्छा है, तुम चलोगे मेरे साथ? मैं? हाँ तुम। पता नहीं क्यों मैं तुम्हारी मौजूदगी में बड़ा सुकून महसूस करती हूँ। इमरान ने तवील सांस ली और छत की तरफ देखने लगा। हार्वे इस वक्त क्यों आया था? उसने कुछ देर बाद पूछा। उसका ख्याल है कि मैं उसे पसंद करने लगी हूँ। मोरिली ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। मेरा भी यही ख्याल है। क्या मतलब? वो कुछ कहने ही वाली थी कि कोई बाहर से दरवाजा पीटने लगा। मोरिली झुंझलाकर उठी, बोल्ट गिराकर दरवाजा खोला और इमरान ने उसके नायब मुंतजिम की आवाज सुनी। मादाम मादाम। वो अपने सारे कपड़े उतारकर बेहोश हो गया है। ओ, क्या बिल्कुल नंगा है? इमरान ने पूछा। जी हाँ जनाब, बिल्कुल। अच्छा तो मिस फराहम, अब तुम इस हल्के के पुलिस स्टेशन को फोन कर दो। यकीनन करूंगी। वो झुल्लाकर मुड़ी और मेज पर रखी हुई टेलीफोन डायरेक्टरी उठाती हुई नायब मुंतजिम से बोली, तुम सदर दरवाजे पर ठहरो और किसी को भी अंदर ना आने दो। इस कुत्ते के बच्चे की वजह से क्लब की साख तबाह हो रही है। वो टेलीफोन डायरेक्टरी में हल्के के थाने के नंबर तलाश करने लगी। इमरान डाइनिंग हॉल में चला आया। हार्वे रिचमैन सचमुच नंग धड़ंग पड़ा था और कुत्ते उसके गिर्द हल्का किए बैठे थे। अब है मकाम रोने का और इन नालायकों ने चुप साध ली है। इमरान ने नायब मुंतजिम को मुतवज्जा करके कहा, इस पर कोई चादर और डाल दो और सदर दरवाजे को तो मुकफल ही कर दो। नायब मुंतजिम बौखलाए हुए अंदाज में उसकी हिदायत पर अमल कर रहा था। कुत्ते अब सचमुच बिल्कुल खामोश हो गए थे। इमरान सोच रहा था कि शायद फैयाज ने रिचमैंड की तरफ से तवज्जो हटा ली है। होना भी यही चाहिए। डॉक्टर दराब की कोठी वाला धमाका तो उसको बीवी की जांकनी की तरफ से भी हटा देता। इत्तेफाक से वो मरने वालों के चेहरे काबिल शिनाख्त थे, इसलिए महकूमा सिराग रिसानी को जल्दी उनकी शख्सियतों का इल्म हो जाएगा और वो भी किसी अहम प्रोजेक्ट ही से मुतालिक साबित होंगे। इन तीनों की मौत और नोएल डेविड की गुमशुदगी महकूमे में शदीद तरीन अफरा तफरी का बास बनेगी। ताज्जुब है कि फैयाज अभी तक इन लाशों की तस्वीर की शिनाख्त के लिए यहाँ नहीं आया। आया होता तो मोरेली जरूर तस्करा करती। नायब मुंतजिम दरवाजा बोल्ड करके पलटा ही था कि किसी ने घंटी बजाई। वो दांत पीसता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ा। ठहरो, इमरान हाथ उठाकर आहिस्ता से बोला। वो रुक गया। इमरान आगे बढ़कर कुफल के सुराग से बाहर झांकने लगा। कोई करीब ही खड़ा था। उसके हाथ नजर आ रहे थे और वो हाथ इन मखसूस किस्म की अंशतरियों समेत कैप्टन फैयाज के अलावा और किसी के नहीं हो सकते थे। ख्याल आते ही टपक पड़ा। इमरान ने सोचा और तेजी से दफ्तर की तरफ बढ़ता हुआ बोला, मैं मिस फरहाम से पूछ आऊं। बहुत शुक्रिया जनाब, नायब मुंतजिम बड़बड़ाया। घंटी फिर बजी और इस बार वक्फा पहले से तवील था। मोरेली फोन का रिसीवर उठा चुकी थी। इमरान ने हाथ उठाकर कहा, ठहरो, वो खुद ही आ गया है। मैंने दरवाजे का बोल्ट गिरा दिया था। कौन आ गया है? कैप्टन फैयाज। ओ। मोरेली ने रिसीवर रख दिया और बोली, अब हमें क्या करना चाहिए? इधर क्या है? इमरान ने एक दरवाजे की जानिब इशारा करके पूछा। रिटायरिंग रूम। तुम्हें कोई एतराज तो ना होगा अगर मैं फैयाज की मौजूदगी में यहाँ ना ठहरूं? क्यों? मैं तुम्हें अपने बारे में पहले ही बता चुका हूँ। अच्छी बात है, जाओ। लेकिन तुम हॉल में जा सकती हो। मैंने उस पर चादर डलवा दी है। मोरेली ने आगे बढ़कर उसके लिए रिटायरिंग रूम का दरवाजा खोला और खुद हॉल में जाने के लिए मुड़ गई। इमरान ने अंदर पहुंचकर दरवाजा बंद कर दिया और कुर्सी खींचकर दरवाजे के करीब बैठ गया। वो फैयाज के सामने नहीं आना चाहता था क्योंकि वो मोरेली से इसके बारे में जरूर इस्तफसार करता और उसके जवाबात जो गैर तशफी बख्श होते उसे शुबहात में मुब्तला करते थे। कुछ देर बाद उसने ऑफिस में फैयाज की आवाज सुनी। मैं हल्के के थाने के इंचार्ज को फोन किए देता हूँ। वो कह रहा था, आखिर आप इतनी सरासीमा क्यों हैं? अगर इसे हवालत में होश आया तो फिर कभी इधर का रुख ना करेगा। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। फिक्र ना कीजिए, बैठ जाइए, फैयाज ने कहा। साथ ही फोन पर नंबर डायल करने की आवाज आई और वो मुतालिका थाने के इंचार्ज को
उस बदमाश शराबी के बारे में अहकामात देता रहा जो फ्रेंड्स अब्रॉड क्लब में बेहोश पड़ा था। टेलीफोन का सिलसिला मुनक़ता होने के थोड़ी देर बाद फैयाज की आवाज सुनाई दी। अरे आप खामखा परेशान हैं, ये ऐसी कोई अहम बात तो नहीं। कुछ दिनों के लिए आपको इससे और इसके कुत्तों से निजात मिल जाएगी, लेकिन इस बिना पर इसकी मेंबरशिप खत्म ना कर दीजिएगा। आखिर आप इसकी मेंबरशिप बरकरार रखने पर क्यों मुसर हैं? मोरेली की आवाज आई। यूं ही बस किसी वजह से मेरा महकुमा इसमें दिलचस्पी ले रहा है। ओ हाँ देखिए, मैं इस वक्त एक काम से आया हूँ, जरा ये तस्वीरें देखिए, अगर आप इनमें से किसी की शिनाख्त कर सकती हैं। इमरान तवील सांस लेकर मुंह चलाने लगा। दूसरे कमरे में मुकम्मल सुकूत था। थोड़ी देर बाद मोरेली की कपकपाती हुई आवाज सुनाई दी। ये दोनों मैं इन्हें पहचानती हूँ, औरत को कभी नहीं देखा, लेकिन ये कैसी तस्वीरें हैं, इन्हें क्या हुआ? अगर मेरा ख्याल गलत नहीं है तो ये दोनों उन्हीं आठों में से हैं। आपका ख्याल दुरुस्त है, ये विलियम रसल है और ये फिनविक चार्ल्स। नोएल डेविड के अलावा जिन 7 आदमियों ने क्लब की मेंबरी तर्क की थी, उनमें इनकी क्या पोजीशन थी? मैंने इस पर कभी गौर नहीं किया। ये आठों उमूमन साथ ही बैठा करते थे। इसी बिना पर इनके सिलसिले में एक ग्रुप का ही तस्वुर कायम होता था। कुदरती बात है। इन तस्वीरों के बारे में आपने कुछ नहीं बताया। दोनों ही की आंखें बंद हैं। ये दोनों मर चुके हैं। खुदा की पनाह, शहर में पिछली रात जो धमाका हुआ था, इससे इनका भी ताल्लुक हो सकता है। ये उसी इमारत में थे। लेकिन पता नहीं क्या चक्कर है। ओ देखिए, शायद थाने का इंचार्ज आ गया है, मैं देखता हूँ। फिर इमरान ने कदमों की चाप सुनी। शायद फैयाज दरवाजा खोलकर हॉल में गया था। उसने कुफल के सुराग से ऑफिस में झांका। मोरेली तन्हा बैठी थी और उसके चेहरे पर गहरी तशवीश के आसार थे और वो रिटायरिंग रूम के बंद दरवाजे की तरफ देखे जा रही थी। दफातन फैयाज फिर अंदर आया। लेकिन उन कुत्तों के लिए क्या किया जाए? उसने पुरतशवीश लहजे में कहा। यह आप मुझसे पूछ रहे हैं? मोरेली झुंझला गई। वाकई ये क्या हिमाकत है? फैयाज ने झीपी हुई हंसी के साथ कहा। चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, इन्हें भी सरकारी तहवील में दिए देता हूँ। मैं नहीं समझ सकती कि आखिर यह हार्वे रिचमंड है क्या? कैलिफोर्निया का एक बहुत बड़ा सरमायादार यहाँ सरमायाकारी के इम्कानात का जायजा लेने आया है। कुत्तों की अफजाइश का कोई इदारा कायम करना चाहता है। मोरेली ने हंसकर पूछा। खुदा जाने, क्या आपको उसकी देखभाल के लिए सरकारी तौर पर हिदायत मिली है? नहीं। अच्छा हाँ, एक बात तो भूल ही गया। लो, वो बात फिर जहन से निकल गई। कोई जरूरी बात थी। खैर, मैं कोई ऐसी बात नहीं पूछूंगी जिसका जवाब आप देना पसंद ना करें। क्या पूछा था आपने? कुछ नहीं, खत्म कीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ। अब क्या पियेंगे? शुक्रिया, इस वक्त नहीं, फिर सही, अब मैं भी जाऊंगा। क्या वो उसे उठा ले गए? जी हाँ, लेकिन कुत्ते? खैर, मैं उन्हें भी हटवाने का इंतजाम करता हूँ। वैसे ये हकीकत है, फैयाज फौरी तौर पर उन्हें वहां से हटवाने का कोई इंतजाम ना कर सका। वो तो बस बैठे थे। उस वक्त भी अपनी जगह से ना हिले जब उनके मालिक को वहां से उठवाकर पुलिस की वैन में पहुंचाया जा रहा था। पट्टों पर हाथ डाले जाते तो वो इस तरह गुर्राते जैसे पहाड़ खाएंगे। फैयाज थोड़ी देर तक तो वहां ठहरा था, फिर दूसरों को उनके बारे में हिदायत देकर चला गया था। इमरान रिटायरिंग रूम से बाहर आया। मोरेली दोनों हाथों से सर थामे बैठी थी। इमरान की आहट पर चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी। अब देखो, उसने दरवाजे की तरफ हाथ उठाकर कहा। मुसीबत की जड़ तो हटती ही नहीं यहाँ से। हार्वे रिचमंड से मुझे कोई जाती बुगस नहीं था। कुत्ते यही तो मालूम करने के लिए रुक गए हैं कि आखिर तुम्हें उनसे जाती बुगस क्यों है। मिस्टर बेग, मैं इस वक्त खुश मिजाजी के मुजाहरे के मूड में नहीं हूँ। समझ में नहीं आता कि अब इस बला से कैसे जान छुड़ाई जाए। जब तक कि इनका नशा ना उतर जाए, ये नहीं हटेंगे अपनी जगह से। बेहतरीन किस्म के ट्रेंड कुत्ते हैं। मालिक से जो हुक्म मिल चुका है उस पर अड़े रहेंगे। फिर मैं क्या करूं? मेरा ख्याल है कि इन्हें और पिलाई जाए। क्या मतलब? इतनी ज्यादा कि वो मालिक का हुक्म कतई फरामोश कर दे और फिर बम्बोड़ना शुरू कर दे हम सबको। वो बुरा सा मुंह बनाकर बोली। अब ये उनकी लियाकत की बात है, नहीं कुछ और सोचो। थोड़ी देर बाद से लोगों की आमद शुरू हो जाएगी। अब मुझे एक मजमून लिखना पड़ेगा, मुगल आर्ट से कुत्तों की नाज बरादरी तक। मिस्टर बेग, प्लीज कुछ सोचो। अगर मुझे अस्पताल तक पहुंचाने का जिम्मा लो तो उठा लूं डंडा। इसके अलावा और कोई चारा नहीं। या फिर मैं किसी मुसल्ला कौम को बुला लाऊं
जो उन्हें ये समझाने की कोशिश करे कि अव्वल तो शराब पीना ही बहुत बड़ा कुत्तापन है, अगर पी भी थी तो इसका ख्याल रखा होता कि तुम दर हकीकत कुत्ते हो, पीकर आदमियों की सी हरकतें तो ना करो। मिस्टर बेग, मैं क्या कर सकता हूँ जब कुत्ते शराब पीकर आदमियत की हुदूद में दाखिल होने की कोशिश करने लगे। दफतन हॉल में कुछ इस किस्म का शोर सुनाई दिया कि वो अपनी गुफ्तगू जारी न रख सके और उन्हें वहां से उठकर हॉल में आना पड़ा। पुलिस वाले कहीं से एक बड़ा सा जाल उठा लाए थे और उसे कुत्तों पर फेंककर उन्हें फांस लिया था, और फिर जब वो उस जाल को खींचते हुए बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, कुत्तों ने भौंकना और गुर्राना शुरू कर दिया था। कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं देती थी। इमरान ने सर हिलाकर कहा, आदमी बहरहाल आदमी है। काफी देर बाद वो लोग उन कुत्तों को बाहर निकाल सके। वो सब आपस में गुडमुट हो गए थे, लिहाजा जाल दरवाजे में फंसकर रह गया था। बदिक्कत तमाम दरवाजे से उन्हें गुजारा जा सका। खुदाया शुक्र है तेरा। मॉरेली तवील सांस लेकर बोली और इमरान का हाथ पकड़कर उसे ऑफिस की तरफ खींचते हुए कहा, आओ, इस मुसीबत से तो निजात मिली, लेकिन एक दूसरी बुरी खबर, और वो बुरी खबर यही थी कि पिछली रात के धमाके का शिकार होने वालों में 2 आदमी नेविल डेविड के साथी थे। इमरान हैरत के इज़हार के अलावा और क्या कर सकता था। कैप्टन फैयाज उनकी तस्वीर शिनाख्त के लिए लाया था। मॉरेली ने कहा। इमरान कुछ न बोला। मॉरेली ने थोड़ी देर खामोश रहकर कहा, मैं कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे साथ चल सकोगे मिस्टर बेग? कैप्टन फैयाज तुम्हें कहीं ना जाने देगा। क्यों? अगर तुम यहाँ ना होती तो वो इन तस्वीर की शिनाख्त किससे कराता? अभी मजीद 6 आदमियों का मसला बाकी है। अरे तो क्या मैं उसकी पाबंद होकर बैठूंगी? होना ही पड़ेगा। हो सकता है शाम तक तुम्हें सरकारी तौर पर नोटिस मिल जाए कि तुम पुलिस के इल्म में लाए बगैर शहर को नहीं छोड़ सकती। फिर मैं क्या करूं? यहाँ तो पागल हो जाऊंगी। खुदा के लिए मुझे खौफजदा ना करो। इमरान घिघियाया। क्यों? क्या मतलब? किसी औरत के पागल हो जाने के तस्वुर ही से मेरी रूह फना हो जाती है। क्यों? वो हंस पड़ी। औरतें वैसे ही क्या कम होती हैं, फिर अगर पागल भी हो जाएं। तो आप औरतों के बारे में अच्छी राय नहीं रखते। रखता हूँ, इमरान जल्दी से बोला। सिर्फ उन औरतों के बारे में जो मेरे दुख दर्द को समझ सकें। क्या है तुम्हारा दुख दर्द? आज तक किसी औरत ने मुझसे मोहब्बत नहीं की, जबरदस्ती करती। मॉरेली ने आंखें निकालकर पूछा। क्यों नहीं? हर औरत का फर्ज है कि मुझ जैसे दुखी लोगों की तलाश में रहे। क्यों बकवास कर रहे हो? भला किसी को क्या पड़ी है? स्वीडन की औरत भी ऐसी ही निकली, इमरान ने मायूसाना लहजे में कहा। क्या मतलब? तुम मुझे क्या समझते हो? एक रहमदिल खातून समझता था। समझते थे, लेकिन अभी तक तो किसी किस्म की रहमदिली जाहिर नहीं हुई। तुम क्या चाहते हो? यही कि अपने आप पर रहम करो। साफ साफ कहो। इस वक्त मैं जहन पर मजीद जोर देने के लिए तैयार नहीं। कुछ दिनों के लिए कलब को कतई तौर पर बंद कर दो। क्यों? मैं नहीं कह सकता कि यहाँ अभी और कितने हैं जिनकी जरूरत पुलिस को होगी, लेकिन मैं तो नहीं जानती कि पुलिस को उनकी जरूरत क्यों हो सकती है। क्लब के कवायद व ज़वाबित है, जो भी उनकी पाबंदी कर सके क्लब का मेंबर हो सकता है। मैं इसकी असलियत के बारे में छानबीन करने की अहलियत तो नहीं रखती। तुम जानो। इमरान उठता हुआ बोला। नहीं, तुमने बात टाली है। कुछ और कहना चाहते थे? नहीं तो फिर दुनिया की हर औरत पर अपना हक क्यों जता रहे थे? इसलिए कि एक औरत ही से जना गया हूँ। फिर फलसफियों की सी बातें करने लगे। बदनसीबी बचपन ही से साथ लगी हुई है और वालिदैन बचपन ही से मेरे रुझानात को ठीक करने पर तुले रहे हैं। मैं अभी तक तुम्हें नहीं समझ सकी। हालांकि कई फलसफियों का कौल है कि औरत को समझना बहुत मुश्किल है। सीधी सादी बातें करो वरना चले जाओ। फलसफियों का कौल दुरुस्त मालूम होता है। इमरान अकीदतमंदाना लहजे में बोला। मुझे बहुत जल्द गुस्सा आ जाता है, समझे? इमरान ने इस बात में सर हिलाकर उसके बयान की तायद की, और मैं कतई भूल जाती हूँ कि मुखातिब कौन है। औरत ही ठहरी। खामोश रहो, अब चलना चाहिए, वरना अगर मेरे सामने ही पागल हो गई तो मैं क्या करूँगा? वो उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ता हुआ बोला। ठहरो, टाटा। इमरान हाथ हिलाकर ऑफिस से बाहर निकल आया। कैप्टन खावर ने नरीश की निगरानी शुरू कर दी थी। सर शाम वो अपनी झोपड़ी से निकला। उसके जिस्म पर एक शिकस्ता कमीज और पेवन लगी सी पतलून थी। करीमपुरा के बस स्टॉप पर पहुंचकर वो किसी खास रूट की बस का इंतजार करने लगा। कैप्टन खावर उससे ज्यादा फासले पर नहीं था। कुछ देर बाद उसने उसे एक बस पर सवार होते देखा।
वो भी उसके बाद ही उस बस पर पहुंचा था। ये सफर ज्यादा लंबा साबित ना हुआ। वो ग्रीन स्क्वायर के पहले बस स्टॉप पर उतर गया। खावर भी उतरा। नरेश अब फिर पैदल ही चल रहा था। बिल आखिर वो उसी इमारत के फाटक तक आ पहुंचा जिसकी कंपाउंड में सफ्दर का स्कूटर खड़ा था। आज सुबह ही कुछ देर के लिए सफ्दर की ड्यूटी यहाँ भी रही थी। उसने नरेश को कंपाउंड में दाखिल होते देखा। अभी इतना उजाला था कि वो अपने उन दो साथियों को दूर से भी देख सकता जो मुख्तलिफ जगहों से इमारत की निगरानी कर रहे थे। उन्होंने भी उसको देखकर मखसूस किस्म के इशारे किए थे, लेकिन वो सब अलग ही अलग रहे। फिर शायद आधे घंटे बाद खावर ने एक बंद वैन फाटक से निकलती देखी थी। स्टीयरिंग पर नरेश ही था। सड़क पर इतनी रोशनी थी कि वो पहले ही झलक से नरेश को पहचान सकता था। वैन सड़क पर निकली और बाएं मुड़ गई। खावर तेजी से अपने उस साथी की तरफ झपटा जिसके पास स्कूटर का होना लाजमी था। साथी ने स्कूटर थोड़े फासले पर खड़ा किया था। तुम देखते रहना गाड़ी किस तरफ मुड़ती है, खावर ने उससे कहा और दौड़ता हुआ उस जगह पहुंचा जहां स्कूटर खड़ा किया गया था।